जाएगी। और अगर बंगाल में उसने कुछ ठीक ठाक दिखा दिया तो वो नेशनल पार्टी हो जाएगी। अभी वो नहीं है लेकिन हो जाएगी। तो सीपीआई है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनको की नेशनल पार्टी की कैटेगरी में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ये 2020 फरवरी तक की स्थिति है, वो मैं बता रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के नाम से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में उसको पॉलिटिकल पार्टी का जब रूप दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी उसका नाम रखा गया 1980 में, इन 1980। 1977 में जब चुनाव हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में था। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी उसका नामकरण नहीं हुआ था। उसके बाद जाहिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट? नो सर, किसी अंग्रेज ने ही करी थी सर। कौन, किसने बताया? ह्यूम? गुस्तावन। यस, यू आर राइट। A.O. ह्यूम जो अंग्रेज था, उसने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी। और कांग्रेस पार्टी की नींव उसने रखी थी। कांग्रेस का एक मतलब होता है सम्मेलन। कांग्रेस का एक अर्थ होता है सम्मेलन। तो उस अर्थ में ही उन्होंने कांग्रेस की नींव रखी थी, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी भी उसको उन्होंने मान लिया था। तो 1885 में, इसीलिए देखिए आप कितना पुराना वो है, मतलब जब अंग्रेजों का शासन काल था उस समय में इसकी स्थापना हुई थी 1800। और A.O. ह्यूम जो अंग्रेज था उसने रखी थी। और उसके बाद फिर जब ये मिल गई थी आजादी, उसके बाद और उसके पहले भी एक बार गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो अब पूरा हो गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अब जरूरत नहीं है, भंग कर दो इसको, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। उद्देश्य था इसका आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी निभाना, और वो सारा कुछ जो है वो हो चुका। इसके बाद सीपीआई राष्ट्रीय पार्टी है। सीपीआई 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। 1925 में ये भी आजादी मिलने के पहले पार्टी बनी थी। और इसी पार्टी से निकल के सीपीआईएम यानी कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी थी 1965 में। विभाजन हो गया था सीपीआई का, तो एक नई पार्टी आई और उसका नाम हुआ सीपीआईएम मार्क्सिस्ट। इन्होंने, जिन लोगों ने अलग किया अपने को, उन्होंने कहा नहीं, असली मार्क्सिस्ट हम हैं। बीएसपी 1984 में गठन हुआ था इसका, और इसका गठन किया था कांशीराम ने, जिसको मायावती अभी आगे बढ़ा रही हैं यूपी में। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1984 में। उन्होंने बहुत सारी पार्टी बनाई, बहुत सारे प्रयोग किए कांशीराम ने। BS4 बनाया था, वामसेफ पहले बनाया, उसके बाद BS4 बनाया, फिर इसी तरह से नाम बदलते बदलते अंत में वो BSP पर आके, बहुजन समाज पार्टी पर आके केंद्रित
किया उन्होंने और कहा कि हाँ ये यही नाम अब रहेगा। एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये 1999 में बनी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में जो बनी तो 3 लोगों ने मिलके इसका गठन किया और मुद्दा बड़ा विचित्र था। आप लोगों में से मालूम है, कुछ लोगों को या सबको मालूम होगा क्योंकि आप में से किसी ने चर्चा भी की थी। तारिक अनवर बिहार के, शरद पवार महाराष्ट्र के और पीए संगमा स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के। तो पीए संगमा, इन तीनों ने कांग्रेस से विद्रोह किया इस आधार पर कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की महिला हैं, इसलिए उनके साथ उनकी पार्टी में रहने का हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर वो अध्यक्ष रहती है तो वही अध्यक्ष हुई और फाइनली 1999 में एनसीपी अलग हो गई एक पार्टी के रूप में। एक फैक्शन अलग हुआ कांग्रेस से और उसने अपना नाम रख लिया एनसीपी। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये भी कांग्रेस से अलग हुई पार्टी है। ये भी कांग्रेस से अलग हुई पार्टी है। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी और कांग्रेस की बड़ी तेज तर्रार नेता मानी जाती थी। एक बार जयप्रकाश नारायण जब बंगाल गए थे तो उनके बोनट पर चढ़ गई थी, उनकी गाड़ी के बोनट पर ममता बनर्जी, और बोनट पर खूब उछल कूद करने लगी कि तुम्हारा बोनट हम तोड़ देंगे। बड़ी तेज तर्रार नेता मानी जाती थी। जयप्रकाश नारायण को भी उन्होंने अपमानित किया था और इसलिए कि जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो बाद में उनका झगड़ा हुआ कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष बनाओ, मुझे सर्वे सर्वा बनाओ, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली और उसका नाम रखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये भी नेशनल पार्टी है, ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। और ये जो बाद में जो एनसीपी बनी उससे संगमा अलग हो गए थे और उन्होंने नेशनल पीपुल्स पार्टी बना ली थी। वो भी नेशनल पार्टी का दर्जा उसको भी मिला हुआ है और पीए संगमा के बेटे अब इस पार्टी को चला रहे हैं। तो इतनी ही पार्टी है जो नेशनल पार्टी है। बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी स्टेट लेवल की पार्टी हैं जिनको स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया है। और स्टेट लेवल के दर्जा वाली पार्टी कई हैं, 48 पार्टी हैं, 48 parties of different states which has been registered parties, 48 which have been given the status of state political, registered state political parties. और उसकी भी एक पूरी फहरिस्त है, उसकी भी एक पूरी फहरिस्त है और वो भी अच्छा खासा। अब देखिए आपकी, वो भी आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए कि कैसे डिसाइड करते हैं कि नेशनल पार्टी कौन है, स्टेट पार्टी कौन है। जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी 3 में से एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल करती है वो नेशनल पार्टी मानी जाती है कि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कौन कौन से वो 3 क्राइटेरिया हैं उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जनरल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन का मतलब है कि उपचुनाव नहीं, बीच में कुछ सीटों पर कई बार उपचुनाव होते हैं जो सीट खाली हो जाती है, किसी ने पार्टी छोड़ दी। जैसे अभी
28 लोग कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आ गए थे यहाँ। तो उन सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, वो माधवराव सिंधिया के साथ निकल के आ गए थे। तो वो जनरल इलेक्शन नहीं था, उपचुनाव था। अभी बिहार के साथ साथ उसके भी चुनाव हुए हैं 28 सीटों के मध्य प्रदेश में, और उनमें से ज्यादातर सीट बीजेपी ने जीत ली। तो वो उपचुनाव है, इसलिए मैं कह रहा हूं जनरल इलेक्शन की बात। जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा का जनरल इलेक्शन या राज्यसभा का जनरल इलेक्शन। जैसे लोकसभा का जनरल इलेक्शन 2019 में हुआ था, और राज्य का जनरल इलेक्शन अभी जैसे बिहार में हुआ, वो जनरल इलेक्शन था। राज्य का जनरल इलेक्शन माने सारी सीटों पर जब चुनाव हो तो जनरल इलेक्शन होगा। जनरल इलेक्शन उसको बोलते हैं। राज्य की सारी सीटों पर या देश की सारी सीटों पर लोकसभा का चुनाव, वो जनरल इलेक्शन है। तो जनरल इलेक्शन में 4 स्टेट में 6% वोट अगर किसी पार्टी को आए, जनरल इलेक्शन में 4 स्टेट में, कम से कम 4 स्टेट में 6% वोट अगर किसी को आए, और वह 4 लोकसभा सीट किसी स्टेट से जीतने में या एक से अधिक स्टेट से जीतने में सफल हो, मतलब 4 लोकसभा सीट और 6% वोट। 4 स्टेट में 6% वोट और 4 लोकसभा सीट, ये अगर जीतने में कोई पार्टी सफल हो तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाता है। दूसरा क्राइटेरिया, 2% वोट लोकसभा चुनाव में, जनरल इलेक्शन में 2% वोट लोकसभा चुनाव में 3 स्टेट से, 3 डिफरेंट स्टेट्स, ये अगर हो जाए, मतलब 3 राज्यों में अगर उसको 2% वोट या उससे ज्यादा मिलता है 3 अलग स्टेट से, तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाता है। और तीसरा क्राइटेरिया है कि 4 या उससे अधिक स्टेट से, यानी कम से कम 4 स्टेट में अगर वो राज्य की पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड चुनाव आयोग से हो जाता है, 4 स्टेट में, कम से कम 4 स्टेट में अगर वो राज्य की पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है पार्टी, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी कही जाएगी। यानी इन तीनों में से जो भी क्राइटेरिया, एक भी क्राइटेरिया अगर कोई पार्टी फुलफिल करे तो वो राष्ट्रीय पार्टी कही जाएगी, और चुनाव आयोग उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देगा। अब देखिए, आप बड़े फायदे हैं इसके। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है कि आप ज्यादा स्टेट इलेक्शन में ज्यादा स्टार कैंपेनर आप रख सकते हैं, जिनका खर्च कैंडिडेट के खर्च में नहीं जुड़ेगा। कैंडिडेट के खर्च में उनका खर्च नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टार कैंपेनर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी स्टार कैंपेनर के रूप में बीजेपी के लिस्ट कर दिए गए। अब वो अगर जाते हैं किसी चुनाव क्षेत्र में भाषण देने, इलेक्शन कैंपेन करने, तो अगर वो स्टार कैंपेनर की लिस्ट में नहीं है तो उनका जो खर्च है वो उस कैंडिडेट के चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाएगा,
और जितनी लिमिट है उससे ज्यादा होगी तो उसका चुनाव खारिज हो जाएगा। इसमें वो भी शामिल है, वो गए हेलीकॉप्टर से, वहां मंच बना उनके लिए, उसके जितने पैसे लगे, मंच बनाने के पैसे, लाउड स्पीकर लगा और ये सब 2 जगह किया उन्होंने, तो दोनों जगह का अलग अलग खर्च, ये सारा खर्च जोड़ दिया जाएगा उस कैंडिडेट के चुनाव खर्च में, और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर उसका चुनाव भी रद्द हो जाएगा कि आपने जो सीमा निर्धारित की गई है उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया है साहब। ठीक है, लेकिन तो स्टार कैंपेनर ज्यादा मिलते हैं, स्टेट लेवल की पार्टी को स्टार कैंपेनर कम मिलते हैं, फ्री वाले। तो ये एक फायदा है। दूसरे की सिंबल सुरक्षित हो जाता है, देश में कहीं से भी कोई कैंडिडेट उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है अगर पार्टी ऑथराइज करती है तो। मतलब एक ही सिंबल पूरे देश में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिहार में लड़ेगा तो कमल झंडा वाला सिंबल होगा और दूसरी जगह से लड़ेगा तो कोई और सिंबल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं है उस तरह की कैटेगरी में तो फिर हर राज्य में वो कैंडिडेट को अलग अलग सिंबल दिया जाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, अब आइए स्टेट पार्टी कौन सी है, इसको हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि स्टेट पार्टी किसको कहेंगे, यानी राज्य की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्निशन चुनाव आयोग देता है। तो चुनाव आयोग कैसे रिकॉग्नाइज करता है किसी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को? इसमें भी है क्राइटेरिया है, जिन क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। पहला क्राइटेरिया है कि टोटल सीट्स जितनी हैं स्टेट में उसमें 3% वोट वो ले आए, 3% वोट उसे मिले, या 3 असेंबली के सीट जीत ले तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, लोकसभा की एक सीट जीते, लोकसभा की एक सीट, हर 25 सीट में से लोकसभा की एक सीट, जैसे मान लीजिए 50 सीट है कहीं तो लोकसभा की 2 सीट जीतनी पड़ेगी। तो या स्टेट को जो अलॉट किया जाता है उसके आधार पर भी गणना होती है। तो 2 सीटें अगर लोकसभा की जीत ले, 25 में से एक सीट, तो अगर ज्यादा है, जैसे यूपी में ज्यादा है तो उसे ज्यादा सीट जीतनी पड़ेगी। मतलब टोटल जितनी सीट है उसमें फ्रैक्शन बनेगा 25 सीट का, या जो अलॉट किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, तो वो जीत ले, उतनी सीटें जीत ले लोकसभा की तो स्टेट पार्टी का दर्जा हो जाएगा, किसी स्टेट में जीत ले। तीसरा क्राइटेरिया, टोटल वैलिड वोट जनरल इलेक्शन में, लोकसभा में या स्टेट असेंबली में, दोनों में से किसी में, स्टेट असेंबली या लोकसभा में 6% टोटल वैलिड वोट है उसका 6% अगर वो प्राप्त कर ले, उसे मिल जाए 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ठीक है, तो ये स्टेट असेंबली में भी या फिर लोकसभा में। और इसके अलावा एक लोकसभा सीट और 2 असेंबली सीट अगर जीत ले तो वो स्टेट पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा, यानी 6% वोट और 2 असेंबली सीट, एक लोकसभा की सीट अगर जीत ले तो उसे मिल जाएगा दर्जा स्टेट की पार्टी का, स्टेट पार्टी का, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी का। बाद में
एक और कैटेगरी बनाई गई 3 के अलावा, जिसको लिबरल कैटेगरी कहा जाता है। लिबरल कैटेगरी ये चौथी कैटेगरी है जो बाद में बनाई गई है, मेरे ख्याल से 17 में है। तो इसमें है कि वैलिड वोट जितना भी है स्टेट में, जितना वैलिड वोट पड़ा, वोटिंग हुई, उसका 8% अगर वो जीत ले, 8% वोट, उसका वैलिड वोट का 8% अगर वो ले आए, और कोई लोकसभा या असेंबली की सीट अगर नहीं भी वो जीतता है, एक भी सीट नहीं जीतता है, लेकिन 8% सीट वोट उसको वैलिड वोट का मिल जाता है, तो वो हो जाएगा स्टेट पार्टी के रूप में, उसे दर्जा दे दिया जाएगा। ये 4 कैटेगरी है, पहले 3 कैटेगरी थी, एक कैटेगरी बाद में जुड़ी है, तो 4 कैटेगरी है जिसमें स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन जिसके आधार पर मिलता है, इसमें से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं या है कोई कंफ्यूजन? एनीवे, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसका मतलब। अब देखिए, स्टेट पार्टी, जैसा मैंने आपको बताया, 48 स्टेट पार्टीज हैं अलग अलग राज्यों में, जिनको कुल मिला के संख्या बनती है पूरे देश में 48 टोटल पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन। और ये 7 फरवरी 2020 तक की स्थिति है, माने नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की। तो इसमें बहुत सारे हैं, आम आदमी पार्टी है, AIADMK है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन है, तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और इस तरह से बहुत सारी पार्टी हैं। 48 पार्टियों की लिस्ट है, उतना मैं बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो पार्टीज हैं इनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और ये स्टेट पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं एक राज्यवार स्थिति, देखते हैं कि राज्यवार पॉलिटिकल पार्टी जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से कि राज्यवार पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ये अगर सवाल पूछा जाए इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो आप ये नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का जरूर लिखें कि क्राइटेरिया क्या है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का, ये आप जरूर लिखें, क्योंकि उससे ये तय होगा कि जिस राज्य में जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है। इसका एक पूरा एक या कह सकते हैं आपकी एट अ ग्लांस वन कैन से दैट दिस इज नेशनल पार्टी और दिस इज पॉलिटिकल पार्टी, लोकल पॉलिटिकल। अब देखिए, चिराग पासवान जैसे बिहार में, आइए अभी बिहार के इलेक्शन हुए हैं इसलिए बिहार से ही हम शुरू करते हैं, और प्रेरणा राज खुश भी होगी हम लोग जब बिहार से शुरू करेंगे। तो बिहार की ही बात अभी हम करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल वहां एक, और हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं
उसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी केंद्रीय राजनीति पर असर डालती। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो केंद्रीय राजनीति पर असर डालती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिर्फ स्टेट तक सीमित हैं, केंद्रीय राजनीति में उनका कोई असर नहीं है। लेकिन कुछ पार्टीज हैं जो केंद्रीय राजनीति में अपना असर डालती हैं, यानी दिल्ली तक उनकी गूंज सुनाई देती है और दिल्ली के लिए भी वो पार्टी महत्वपूर्ण है। उनमें से कौन कौन सी पार्टी हैं इसकी हम लोग बात करेंगे, और जिस पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं, जैसे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की पार्टी, जो पहले लालू जी की पार्टी हुआ करती थी, लालू यादव की पार्टी। वैसे मैं आपको बता दूं, लालू यादव का जो ऑफिशियल नाम है वो लालू प्रसाद है, यादव नहीं है उसमें। लालू में यादव नहीं जुड़ा हुआ है, लालू प्रसाद उनका नाम है, ऑफिशियल जो नाम है। लेकिन इतना प्रचलित हो गया है कि लालू यादव ही सभी लोग बोलते हैं। आरजेडी, तेजस्वी यादव अभी सर्वे सर्वा उसके हैं, क्योंकि लालू जी जेल में हैं तो नेचुरली तेजस्वी यादव चला रहे हैं, और हालांकि वहां से वो राय मशविरा करते रहते हैं। बीजेपी और एक पार्टी है बिहार में जिसकी उपस्थिति दिखाई देती है और बहुत सिग्निफिकेंट उपस्थिति है, इसलिए कि सरकार में ये जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे हैं। जेडीयू फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका केंद्र की राजनीति पर भी असर पड़ता है। नीतीश कुमार 2 मंत्रालय संभाल चुके हैं, जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री भी थी, रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लालू यादव रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। तो तीसरी पार्टी है एलजेपी, चौथी पार्टी एलजेपी, यानी लोजपा, हिंदी में लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान इसके मुखिया थे, लेकिन रामविलास पासवान अपने जीवन काल में ही इसका प्रेसिडेंट चिराग पासवान को बना चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हीं के नाम से पार्टी चलती थी। आपको पता है कि चिराग पासवान ने इस बार एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया और अलग से उन्होंने चुनाव लड़ा। 6% वोट मिले उनको। अगर 8% वोट मिल जाते तो वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो जाती वहां से, लेकिन उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से हैं, तो इसलिए वो स्टेट पार्टी के रूप में तो है ही, क्योंकि पार्लियामेंट की सीटें उन्होंने जो जीती हैं एनडीए के साथ मिलके चुनाव लड़के बिहार से, तो इस वजह से। इसके अलावा सीपीआई वहां चुनाव लड़ती रही है और सीपीआई की प्रेजेंस है। सीपीएम भी है। सीपीएम के एक नेता हुआ करते थे जो लोकसभा चुनाव जीतते थे, और अजीत सरकार उनकी हत्या हो गई, और उस हत्या में बताया गया कि पप्पू यादव का हाथ है, और पप्पू यादव को बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। बाद में सबूत नहीं मिलने पर उनको छोड़ दिया गया। सीपीआई-एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, पहले ये एक भूमिगत संगठन था, नक्सल ग्रुप था ये, जो नक्सल ग्रुप छिप के काम करता था। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। बाद में इन्होंने उस तरह से काम करना बंद कर दिया और इन्होंने अपने को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया। माले कहते हैं, सीपीआई माले, मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो इस बार इन्होंने सीटें जीती हैं वहां से, और इतनी जो सीटें मिली हैं उसमें
इनका भी काफी योगदान है और इन्होंने इनकी जो जीती सीटें हैं उसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल और उसके जो महागठबंधन जिसको कहा गया उस महागठबंधन में इसका भी योगदान काफी है सीटें जीतने का। तो इस वजह से अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में है जो चुनाव में हिस्सा लेती है। पहले ये लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे, चुनाव का बहिष्कार करते थे और छिप के काम करते थे जिस तरह से कि नक्सली ग्रुप करते हैं। क्यों शुभम, ठीक कह रहा हूं मैं? यस सर। और जो सेंट्रल बिहार उस समय मतलब वो कहा जाता था, वहां इनका काफी प्रभाव था। भोजपुर इलाके में, गया के क्षेत्र में, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ इनका बहुत प्रभाव था माले का। इसके अलावा कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो छोटी पार्टीज हैं और जिनके साथ गठबंधन किया गया, गठबंधन हुआ, महागठबंधन। ये महागठबंधन के साथ भी कुछ ऐसी छोटी पार्टीज थी, एनडीए के साथ भी कुछ छोटी पार्टीज थी जिन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। एक अलग गठबंधन भी बना था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा पहले एनडीए के साथ थे, एनडीए में मंत्री भी थे केंद्र में, लेकिन बाद में नाराज हो गए कि हमें कम सीट दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, तो अलग हो गए एनडीए से। और इस बार उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी तो 5 सीट जीत गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हाथ 1 सीट नहीं आई। लोकसभा चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट भी हार गए, अपनी सीट भी नहीं जीत पाए 2019 के लोकसभा चुनाव में। बड़े दमखम से कहते थे नहीं नहीं ज्यादा मुझे दिया जाएगा, और कहते थे कि नहीं नहीं हमारे लिए सारा ओपन है, अभी ओपन है और हम तो दिखा देंगे इस बार एनडीए को हरा के रहेंगे। इन्हें लगता था कि इनकी जाति के जो लोग हैं वो उनमें से कोई भी एनडीए को वोट नहीं करेगा बीजेपी को, इसलिए कि वो सब मेरे साथ हैं। लेकिन इनका भ्रम टूट गया, इस बार फिर टूटा भ्रम। ओवैसी जीते 5 सीट, लेकिन इनको नहीं मिली एक भी सीट, और बीएसपी को तो खैर नहीं। इसी तरह से ओवैसी की भी पार्टी थी एमक्यूआईएम। वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी, बहुत सारे लोग मुकेश साहनी लिख देते हैं, लेकिन साहनी जो है वो इधर पंजाब में होते हैं, वहां सहनी होते हैं, जो मल्लाह जाति है बिहार में, सहनी। साहनी होते हैं इधर पंजाब की तरफ, तो बहुत सारे लोग साहनी भी लिख देते हैं, लेकिन वो मुकेश सहनी है। वीआईपी पार्टी उनकी है, विकासशील इंसान पार्टी, इंसान है ये लोग, घोषित इंसान। राम रहीम के साथ जो लोग थे, राम रहीम का नाम सुना है तुम लोगों ने? सुना है? डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा, यस राइट यू आर। आजकल कहाँ है राम रहीम? जेल में है। जेल में है। राम रहीम के साथ जितने जुड़े हुए लोग थे उसमें से आधे लोग का जो सरनेम था वो इंसान था। उनके साथ जो एक महिला रहती थी जो बड़ी कॉन्फिडेंट थी उनकी, उसने भी अपना सरनेम इंसान रखा हुआ था, वो भी इंसान थी। हनीप्रीत। हालांकि उसको भी जेल हो गई, ये अलग बात है, लेकिन वो भी इंसान थी। बहुत सारे थे उसके साथ, राम रहीम के साथ, जो इंसान लिखते थे अपना सरनेम। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया था। कब बनाया था? जब नरेंद्र मोदी ने इनसे सारी सीट छीन ली थी लोकसभा चुनाव में, 2019 के पहले सारी सीट छीन ली थी, और उनके हाथ
गिनी चुनी 4 सीट मिली थी या 6 मिली थी? क्यों शुभम, 4 मिली थी या 6 मिली थी उनको, नीतीश कुमार को, जेडीयू को? 6 मिनट। इसके पहले जो 6 शायद मिली थी, इसके पहले